शुरू से पढ़ाते हैं, ठीक है। क्लास फर्स्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमिक्स, ठीक। हिंदी में यदि लिखें तो अर्थशास्त्र, ठीक। अर्थ का मतलब होता है, इसको दो भाग में बांट लेते हैं, एक अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है पैसा और शास्त्र का मतलब होता है विषय, यानी कि इसके बारे में, यानी कि अर्थ के बारे में जहाँ समझाया गया है या जहाँ लिखा गया है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। इसका डेफिनेशन होता है, यानी कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र आया कहाँ से, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र क्या होता है या किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास 5,000 रुपया है। कितना पैसा? 5,000 रुपया है, ठीक। तो ये 5,000 रुपया जो है ये इकोनॉमिक्स के लिए क्या हो जाएगा? सोर्सेस हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए क्या हो जाएगा? सोर्सेस हो जाएगा, यानी कि संसाधन हो जाएगा। और ये जो 5,000 रुपया है ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? मतलब 5,000 रुपया जो है ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? बिल्कुल हम लोग क्या बोलेंगे? ये लिमिटेड है, मतलब क्या? सीमित है। तो ये 5,000 रुपया जो है मेरे पास वो क्या है? सीमित है। और इसको हम क्या बोले थे इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से कि ये संसाधन के रूप में जाना जाएगा। तो ये क्या है? एक लिमिट, यानी कि सीमित संसाधन है, ठीक। सीमित संसाधन है, ठीक। अब संसाधन तो क्या है हमारे पास? सीमित है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं भी सीमित है। हमारी आवश्यकताएं तो सीमित है नहीं, यानी कि हमारी ज़रूरत तो सीमित नहीं है, वो क्या है? असीमित है, यानी कि अनलिमिटेड है। तो हम इस 5,000 रुपये का इस तरह से एलोकेशन करेंगे, यानी कि बंटवारा करेंगे कि इन्हीं 5,000 रुपया में हम अपनी सारी आवश्यकताएं की चीज़ों को पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो ज़रूरत है उसको हम आसानी से पूर्ति कर सकते हैं, ठीक। तो इस सीमित संसाधन का, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरह से एलोकेट करेंगे, यानी कि बंटवारा करेंगे, ताकि हमारा जो ज़रूरत है उसे आसानी से पूरा किया जा सकता है, ठीक। तो इस सीमित संसाधन का, यानी कि लिमिटेड, इसको हम लिख लें, इंग्लिश भी ले लेते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस। इस लिमिटेड रिसोर्सेस को हम क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे, यानी कि बंटवारा करेंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। इसका क्या करेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन अब मतलब बंटवारा। और बंटवारा किस तरह से होना चाहिए? इस तरह से करें ताकि हमारी सभी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाए। तो इस सीमित संसाधन का हम लोग क्या किए हैं? डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, यानी कि बंटवारा किए हैं। और बंटवारा जो किए हैं, ठीक है, तो हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, यानी कि हमारी जो आवश्यकता है वो क्या है? लिमिट है? वो लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड वांट्स को क्या करता है? पूर्ति करता है, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी इस तरह की व्यवस्था जहाँ किया जाता है, जहाँ लिखा रहता है, जिसके आधार पर किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है।
इसको हम क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। अगर हम अनलिमिटेड वांट्स देखें, यानी कि हमारी जो ज़रूरत की या हमारी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो जो पूर्ति होती है वो क्या होता है? तो इसका बेस देखो क्या होता है, ठीक है, बेस्ड किस पर होता है? ठीक, तो बेस्ड जो होता है वो डिमांड एंड क्या हो जाएगा? सप्लाई। डिमांड और सप्लाई पर आधारित होता है। देखो, डिमांड मतलब क्या हो जाएगा? मांग, और ये क्या हो जाएगा? पूर्ति। देखो थोड़ा फिर से समझते हैं। मांग जो है हमारे पास क्या है? असीमित है, ठीक। मांग क्या है हमारे पास? असीमित है। संसाधन हमारे पास क्या है? सीमित है, ठीक। तो इस सीमित संसाधन में ही ये असीमित मांग को ही क्या करना है? पूर्ति करना है। और इस तरह से पूर्ति करना है ना, इस तरह से पूर्ति करना है ताकि क्या हो? कोई भी किसी भी तरह से इफेक्ट ना हो, मतलब समस्या कहीं से भी कोई उत्पन्न ना हो। तो इस तरह से जो व्यवस्था किया गया है जहाँ से ये पूर्ति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। अब देखो, मांग है, हम मांग कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो मांग है उसके लिए क्या होनी चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए। तो सप्लाई तभी होगा ना जब प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। तो उत्पादन कहाँ होगा? संसाधन जो है यहीं से ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ये कहाँ से पूर्ति होगा? यहीं से ना। अगर हमारी डिमांड ज़्यादा होगी तो डिमांड के अकॉर्डिंग ही क्या होगा? सप्लाई होगा। और कहाँ से? तो जो सीमित संसाधन है उसी से। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र बोलते हैं। परिभाषा यदि लिखूं तो सीमित संसाधनों का या को इस तरह से बांटा जाए, इस तरह से बांटा जाए कि लोगों का या लोगों की असीमित मांग को आसानी से पूरा किया जा सके। आसानी से पूरा किया जा सके, ठीक। उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र बोलेंगे, ठीक। पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स का वेस्ट क्या है, आधार क्या है, तो आधार हम किसको मान करके चलेंगे? हमेशा आधार किसको मानेंगे? डिमांड एंड सप्लाई को, यानी कि मांग और पूर्ति। अर्थशास्त्र डिमांड एंड सप्लाई के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो हर हमेशा किसकी चर्चा होगी? मांग और पूर्ति की। तो इसीलिए इसको बता दें कि इकोनॉमिक्स का बेस्ड क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। चलो यहाँ तक नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स का बेस्ड क्या था? डिमांड एंड सप्लाई। देखो, तो ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? चलो, इसका बेस्ड क्या बताएं? आधार क्या बताएं हम? क्या बोले? मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति। तो ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? यानी कि ये डिमांड एंड सप्लाई जो है, ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ठीक। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, यानी कि इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत
वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक से हुई थी। ठीक, अब ये वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है, ठीक, इसको लिखने वाला कौन था, कौन लाए थे इसको, ठीक, तो इसको जो है 1776 में यानी 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ, 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। अब देखो यहाँ अर्थशास्त्र में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। अगर पूछ दे कि अर्थशास्त्र का जनक कौन या पिता कौन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। कहीं कहीं देखती होगी कि हिस्ट्री वाला में, या देखा होगा हिस्ट्री वाला में क्या होता है, उसमें भी पूछ देता है एक और अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है ना। तो दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि इसमें जो ये जो एडम स्मिथ का जो अर्थशास्त्र है, इसमें किसकी बात की गई है, किसकी बात की गई है, यानी लिमिट रिसोर्सेज को किस तरह से हम एलोकेट करेंगे, है ना, यानी पैसे से संबंधित, अर्थ से संबंधित बातें की गई है। जबकि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, यानी कि प्रशासन से संबंधित है। ये राजा कैसे शासन करेगा, किस तरह से वो प्रशासन को चलाएगा। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यही है कि चाणक्य का जो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है वो किस पर आधारित है, प्रशासन पर आधारित है, और एडम स्मिथ का जो इकोनॉमिक्स है वो किस पे आधारित है, डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित है। दोनों में अंतर ये है। तो कब आया ये वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 ईस्वी में। ये मान लो एक तरह से फैक्ट है, पूछ देता है, छोटा छोटा कंपटीशन में पूछ देता है। तो एडम स्मिथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र का पिता भी बोल सकते हैं, जनक भी बोल सकते हैं। तो इसे फादर ऑफ क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यानी हिंदी में लिखोगे तो लिख लेना, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। लिख लिया। देखिए 1776 ईस्वी से लेकर के, ठीक, 1776 ईस्वी से लेकर के 1933 ईस्वी तक, आगे यदि हम बढ़ा दें तो 1933 ईस्वी तक, 1933 ईस्वी तक कितना वर्ष होता है, इतने दिनों तक जो है क्या चला, एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र चला था। ठीक है, इतने दिनों तक क्या कितना हुआ जोड़ी में, 124, 224, तो 224 वर्ष, ठीक है, क्या चला, तो एडम स्मिथ वाला इकोनॉमिक्स चला। ठीक, अब 1933 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1933 ईस्वी में रैगनर फ्रिश, है ना, जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट दिया। कितने पार्टों में बांटा, दो पार्टों में बांट दिया, यानी दो भागों में इसको बांट दिया। ठीक, तो वो जो दो भागों में बांटा गया, एक को कहा गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक को क्या कहा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरे को क्या कहा गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो, ठीक, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। अब हिंदी में इसको देखेंगे तो माइक्रो का हिंदी हो जाएगा
व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो का क्या हो जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो पूछा जाता है, फैक्ट है, पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा? तो रैगनर फ्रिस। लिख लिया था ना इसको। यानी अर्थशास्त्र को 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में किसके द्वारा? रैगनर फ्रिस के द्वारा। रैगनर ठीक, फ्रिस, FRISCH, फ्रिस के द्वारा इकोनॉमिक्स को दो भागों में विभाजित कर दिया। दो भागों में विभाजित कर दिया। तो रैगनर फ्रिस नामक अर्थशास्त्री ने क्या किया था? इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया था। तो ये जो दो भाग बांटा गया, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये दो भाग कौन था? पहला था माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो था मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, इसका नाम याद रखना। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो, MAC होगा, N नहीं, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में बोलेंगे इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसको बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। हम इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं, समझ में आ जाएगा, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, इसका माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, सूक्ष्म भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, छोटा। मैक्रो मतलब क्या हो जाता है? समष्टि मीन्स बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसको किसको रखा गया? यदि पूछ दिया जाए कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? देखो होता क्या है। अगर किसी भी इंडिविजुअल, ठीक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल यूनिट्स, है ना, या व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाए, किसी भी व्यक्तिगत डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे मान लो इस पूरे क्लास में, ठीक है, इस पूरे क्लास में अगर हम किसी एक का, जैसे मान लें तुम्हारे बारे में हम पूछ रहे हैं तुमसे, घर कहाँ है, ठीक, कितना कमाता, तुम्हारा इनकम क्या है, मतलब तुम्हारा आय क्या है, तुम्हारा व्यय क्या है, तो तुम्हारे प्रॉपर हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो तुम्हारे बारे में जो बात किया जाएगा, ठीक है, वो क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा? किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि व्यष्टि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, अगर प्रॉपरली इस पूरे क्लास की लोगों के बारे में पूछा जाए कि आपका इनकम क्या है, आपका व्यय क्या है, आप किधर किस सेक्टर में कितना व्यय करते हैं, किस सेक्टर से कितना इनकम करते हैं, पूरे क्लास का यदि ब्यौरा पता चले, तो उसको किस तरह से मतलब किस सेक्टर में रखा जाएगा? तो उसको रखा जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। इतना समझ में आया? मतलब समष्टि मतलब हमको ये समझना है कि व्यापक स्तर पर, और व्यष्टि मतलब क्या हो जाएगा? छोटे स्तर पर, यानी कि इंडिविजुअल स्तर, मतलब सिंगल, एक व्यक्ति के बारे में या एक यूनिट के बारे में पता किया जाए, या डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पूछा जाए या पूर्ति की जाए, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
यहाँ से भी समझ में नहीं आया, हम लोग समझते हैं। मान लो सबका तो फैमिली होता है ना, जैसे इसके फैमिली में 15 मेंबर, टोटल कितना मेंबर? 15 मेंबर। अगर किसी एक का पूछा जाए, किसी एक का पूछा जाए कि इसका, इस 15 में से एक का पूछा जाए कि इसका इनकम इतना है, इसका एक्सपेंडिचर इतना है, मतलब आय इतना है, खर्च इतना क्या, इस सेक्टर से ये आय उत्पन्न किया, इस सेक्टर से इस सेक्टर में ये खर्च किया, तो एक व्यक्ति के बारे में जो पूछा जा रहा है किस में आएगा? किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। समझ में आई? होल पूरे फैमिली के बारे में पूछा जाए, जितना मेंबर है सब के बारे में पूछा जाए कि इसका कुल मिलाकर के कितना है, तो कुल जैसे ही मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? व्यापक स्तर पर हो जाएगा। और जैसे ही व्यापक स्तर पर हो जाएगा तो उसको हम किस में रख लेंगे? समष्टि मैक्रो में रख लेंगे, नहीं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में रख लेंगे। क्लियर? चलो, ये तो हम समझे घर से, व्यक्तिगत रूप से। इसको हम देखेंगे एक नेशन के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की क्या भूमिका है। तो किस रूप में हम लोग देखेंगे? एक नेशन के रूप में देखेंगे। इसको राष्ट्र के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। नेशन यानी राष्ट्र के रूप में। ठीक है, देखो दोनों को अगर हम दो पार्ट में रखें, अच्छा बताओ, इंडिया में रिसोर्सेस ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि रिसोर्सेस लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? संसाधन क्या है? सीमित है या असीमित है? भारत में संसाधन क्या है? सीमित है या असीमित है? क्या है? नहीं समझ में आ रहा? देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, चल रहा है ना, तो सभी लोगों का रोजगार क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है, हो गया है ना। तो अब सब लोग चाहते हैं कि हमें सरकारी सहायता मिले, चाहेगा ना, सभी लोग चाहेगा कि हमें सरकारी सहायता मिले। तो क्या होगा? डिमांड, मांग क्या होगा? हाई होगा, बढ़ेगा। ठीक, अब रही बात सरकार की, तो सरकार की क्या करनी पड़ेगी? इस मांग को, यानी आवश्यकता की चीज़ों को पहुंचाने के लिए सप्लाई करना पड़ेगा, करेगा ना। तो सप्लाई कहाँ से करेगी सरकार? उसके पास रिसोर्सेस है, संसाधन है, लेकिन कैसा है? लिमिटेड है, यानी कि सीमित संसाधन है। असीमित संसाधन रहता तो ये डिमांड करती 5,000 रुपया हमको भी अकाउंट में आना चाहिए, तो सरकार क्या करती? 5,000 नहीं 10,000 भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर हमेशा कोई भी देश का, है ना, जितना भी कंट्री है, सभी देशों का क्या रहता है? रिसोर्सेस क्या रहेगा? हमेशा सीमित रहता है, और मांग क्या रहती है? असीमित रहता है। समझ में आया ना? ठीक, तो अब हम आ जाते हैं वेस्टी पर, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो इसमें जो हमेशा बात करेगा, किसकी बात करेगा? इंडिविजुअल यूनिट की बात करेगा। किसकी बात करेगा? तो इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, इसकी बात करेगा हमेशा इंडिविजुअल यूनिट्स की, यानी कि प्रत्येक व्यक्तिगत, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। व्यक्तिगत का मतलब यहाँ एक व्यक्ति से नहीं है, यहाँ हमने इंग्लिश में क्या लिखा है? यूनिट्स, है ना, यूनिट्स मतलब हो जाएगा, जैसे मान लो कि अगर हम पूछे कि रिलायंस का इनकम, रिलायंस कंपनी है ना, रिलायंस इंडस्ट्री का इनकम, एक व्यक्ति का इनकम और एक्सपेंडिचर यदि पूछा जाए तो किस में आएगा? किस में आएगा? माइक्रो में या मैक्रो में? किस में? माइक्रो में। इधर या इधर? इधर आएगा। यानी कि एक कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है, एक यूनिट के बारे में पूछा जा रहा है, तो किस में आ जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक, अब अगर पूछ दिया जाए कि इंडिया का इनकम, यानी कि भारत का राष्ट्रीय आय, क्या बोले हम? भारत का राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम जो है वो किस में जाएगा? इसमें या इसमें? क्यों आएगा इसमें? क्योंकि भारत में रिलायंस जैसा
सारा इंडस्ट्री है, बहुत सारा सेक्टर है, सबकी आय व्यय की बात कर रहा है, तो होल, होल मतलब पूरा। इसको हम यूनिट मतलब एक, इसको हम होल ऐसे समझेंगे। दोनों के बीच क्या बेसिक डिफरेंस रहेगा, ये एक और ये होल, मतलब पूरे की बात करता है। क्लियर है ना? चलो, तो इसमें हम क्या लिख दिए, इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करेगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्तिगत की बात करेगा। व्यक्तिगत का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि कोई भी एक यूनिट से है। आगे बढ़ो, इसमें किसकी बात करता है, कुल की। कुल मतलब हम बोल सकते हैं होल, यानी होल या कुल की बात करता है। चलो देखो, इसका वेस्ट क्या होता है, इसका वेस्ट क्या होता है, ठीक, वेस्ट, या हम ये बोल सकते हैं प्रमुख निर्धारक। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख निर्धारक क्या हो जाएगा, और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख निर्धारक क्या हो जाएगा। यानी कि वेस्ट हटा दो, मेजर डिटरमिनेट, मेजर डिटरमिनेट, यानी प्रमुख निर्धारक। ठीक, प्रमुख निर्धारक। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो प्रमुख निर्धारक जो होता है वो कीमत होती है। ठीक है, क्या होती है, कीमत, यानी प्राइस। यहाँ लिख लेंगे हम लोग प्राइस, इसको बोलेंगे कीमत। ठीक, और समष्टि अर्थशास्त्र में मेजर डिटरमिनेट जो होता है, यानी प्रमुख निर्धारक जो होता है, प्रमुख निर्धारक, इसको इनकम को माना जाता है, इसमें इनकम को माना जाता है, मतलब आय को माना जाता है। नोट कर लिया, समझ में आया? नहीं समझ गया? इसमें फिर से समझते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रमुख निर्धारक, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रमुख निर्धारक क्या है, तो सीधा आंसर हम लोग क्या देंगे, कीमत। ठीक है, कीमत। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा ऊपर उठते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा बन सकता है। अगर पूछ दे कीमत का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस थ्योरी किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, तो प्राइस थ्योरी किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। समझ रही हो? नहीं तो कीमत, जो वस्तु का जो कीमत होता है, ये कीमत सिद्धांत कहाँ से आया है, तो कहाँ से आया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से आया है। इतनी बातें समझ में आई? समझ गया ना? आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ दे तुमसे कि इनकम थ्योरी कहाँ से आया है, ठीक है, आय का सिद्धांत कहाँ से आया है, तो आय का सिद्धांत कहाँ से आया है, समष्टि अर्थशास्त्र से। अब क्लियर हुआ? इनकम तो सभी लोगों को पता होगा। ठीक, तो तुम लोग लिख लेना कॉपी पे, है ना, कि प्राइस का सिद्धांत यानी कीमत का सिद्धांत जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का देन माना जाता है या हिस्सा है, या इसमें आ जाना मैक्रो में आय का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है या भाग है। देखो, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, फिर इसका बेसिक प्रिंसिपल,
इसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है, बेस बताए थे ना, बेसिक क्या होता है इकोनॉमिक्स का, बेसिक क्या है, मांग और पूर्ति। देखो ये भी तो दोनों इकोनॉमिक्स का ही ना भाग है, इकोनॉमिक्स को ही ना दो भाग में बांटा था, तो दोनों का बेसिक क्या होगा, मांग और पूर्ति, यानी कि दोनों का बेसिक क्या हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, तो फ़र्क क्या रहेगा, दोनों को हम एक ही चीज़ बोल रहे, यानी पूछा जाए हमसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक क्या है, तो इसमें भी हम बोलेंगे डिमांड एंड सप्लाई। अगर पूछ दे केवल इकोनॉमिक्स का बेसिक क्या है, तो उसमें भी यदि बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अगर पूछ दे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक क्या है, तो उसमें भी बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो डिफरेंस तो कुछ रहा नहीं, फिर दो भाग में बांटने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल रहेगा वही, लेकिन यहाँ हो जाएगा इंडिविजुअल। क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल। यहाँ हो जाएगा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल क्या, सप्लाई। समझ में आया? मांग भी क्या रहेगी, व्यक्तिगत रहेगी, यूनिट में रहेगी। सप्लाई भी क्या रहेगी, व्यक्तिगत रहेगी। क्लियर? अब वहाँ क्या हो जाएगा, बेसिक प्रिंसिपल तो वही रहेगा ना, बेसिक प्रिंसिपल क्या रहेगा, सेम ही है, डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ तो लिख दिए ना, तो बेसिक प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ हम क्या लिखे हैं, इंडिविजुअल मतलब क्या, एक। अब वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम एक की बात कर रहे हैं, वहाँ हम समूचे की बात करें, कुल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल डिमांड्स एंड ऑल सप्लाई। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे ऑल डिमांड एंड ऑल सप्लाई, ऑल डिमांड एंड ऑल सप्लाई। लिख लिया? इतना तो चलेगा ना, ये समझ गए ना, ये वाला, ये इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति की मांग या एक संस्था, एक यूनिट की मांग। यहाँ क्या हो जाएगा, सभी, मतलब जैसे मतलब अभी हम चर्चा किए थे ना, रिलायंस इंडस्ट्री है ना, तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या हुआ, एक यूनिट हो गया, हुआ ना, एक यूनिट। तो सप्लाई भी क्या होगी, एक ही जगह। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सभी मांगों को देखा जाएगा, सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और सभी की पूर्ति भी होना जरूरी है। तो किस में चला जाएगा, मैक्रो में, बड़ा व्यापक स्तर पर। और यहाँ एक है तो एक मतलब क्या, छोटे स्तर पर। चलो देखो, अब हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को ही माना जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। ठीक, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर, यानी फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ चेंज हो जाता है। ठीक, जे एम किन्स को माना गया है, जे एम किन्स। ठीक, जे एम किन्स। हिंदी में यदि लिखें तो पूरा नाम आता है जॉन, ठीक, मेनॉर्ड किन्स, जॉन मेनॉर्ड किन्स। छोटा छोटा फैक्ट है, याद रखना ज़रूरी है। नोट कर लिया? ओके, देखो ये जो था अभी तक जो हम बताए
ये इकोनॉमिक्स का बेसिक था, हमने कुछ पढ़ाया नहीं, ठीक है, भूल जाना कि हम कुछ पढ़ाए हैं। ये क्या था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स होता क्या है। डरना नहीं है, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं होता है, पढ़ने के बाद सब सब्जेक्ट क्या रहता है, हल्का रहता है। एक चीज़ और, आजकल जो चल रहा है, मतलब किसी भी आयोग के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है उसमें करेंट अफेयर्स की मात्रा जो है ज़्यादा रहती है, और करेंट अफेयर्स पढ़ना याद करना टफ होता है। सबको पढ़ने भी नहीं आता है, और पढ़ने भी आता है तो उसको टफ लगता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि उसे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है। और जब तक अभी की हम बात करें फ़िलहाल की, इकोनॉमिक्स यदि समझ में नहीं आएगा तो 50% करंट से तुम लोग क्या रहेगा, दूर रहेगा, वंचित हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए वर्तमान में यानी करंट को पढ़ना है, करंट को पकड़ना है, तो हमें इकोनॉमिक्स पर पकड़ होना जरूरी होता है। तो हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अभी इस बार जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसको करंट से जोड़ करके पढ़ेंगे। पॉलिटी भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल अप्लाइड पॉलिटी पढ़ेंगे, करंट से जोड़ करके।